नमस्कार। आज हम कक्षा 9 में गणित में अध्याय 5 प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने 5 में कुछ विशेष परिभाषाएं पढ़ी थी। उन्हीं परिभाषाओं का उपयोग आज यहाँ होगा। और आइए 5.1 प्रश्नावली हम कक्षा 9 की गणित में प्रारंभ करते हैं। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय अध्याय का नाम है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। पहले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? सत्य और असत्य बताना है। जैसे कि आप देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। एक बिंदु से होकर केवल एक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये मैं आपको क्रमशः बताऊंगा और इनके उत्तर भी बताऊंगा। पहली चीज है, एक बिंदु से क्या एक ही रेखा खींची जा सकती है? ये तो बिल्कुल असत्य है। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये कह रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि पहले का जो क्वेश्चन नंबर पहला है, उसका पहला जो है वह असत्य है। वह कैसा है? असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप लिख लेंगे असत्य है क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, असत्य है क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला हम पढ़ते हैं, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। नहीं, दो बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही रेखा जा सकती है, इसलिए असंख्य नहीं हो सकती। असत्य क्योंकि, है ना, दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा आपका? असत्य, क्योंकि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, असत्य है क्योंकि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अब अगला देखेंगे, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये बात सत्य है। तीसरा वाला हमारा कैसा हो जाएगा? तीसरा वाला सत्य है क्योंकि शांत रेखा को दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए सत्य लिख देंगे। सत्य है क्योंकि शांत रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। चौथा है हमारा, चौथा है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। बात सत्य है। यदि दोनों वृत्त बराबर बने हुए हैं तो उनकी दोनों की त्रिज्याएं भी समान होंगी, इसलिए ये भी लिख देंगे सत्य है क्योंकि दो वृत्तों की त्रिज्याएं हमेशा समान होती हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे। समान यदि वृत्त हैं तो अब पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा आप, डायग्राम बने हैं पांचवे में। डायग्राम बने हैं जैसे कि देखो, ए बी, दूसरा है पी क्यू, तीसरा है एक्स वाई। ये है ए बी, ठीक, दूसरा है पी क्यू, तीसरा है एक्स वाई। अब ये बताना है कि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। इनका कहने का मतलब है ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के। बहुत बढ़िया, ए बी बराबर है पी क्यू के। ठीक है, और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के। पी क्यू बराबर है एक्स वाई के। ठीक है, तो ए बी बराबर है एक्स वाई के। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? सत्य। क्या होगा? सत्य। हाँ, ये बराबर ये तो है, तो ये बराबर होगा। इस प्रकार से ये 5 के 5 सवाल हमारा 5
5.1 का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको आप नोट कर ले। अब प्रश्न क्रमांक 2 में कुछ परिभाषाएं और दी हैं, वे भी हम समझते हैं। इसको हम रब कर देते हैं, आप नोट कर लें इसको पॉज करके वीडियो को। अब प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में, प्रश्न क्रमांक 2 में परिभाषाएं क्या दिया है, निम्न की परिभाषाएं लिखिए उदाहरण से। कैसे लिखा है इनने, किनकी परिभाषाएं। तो पहला नंबर है, इस पे लिखा है समांतर रेखाएं। क्या है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होंगी आपकी, समांतर रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं होती हैं आपकी वे दो सीधी रेखाएं जिनके मध्य का कोण 90 डिग्री का हो। सॉरी, समांतर रेखाएं होती हैं वे दो सीधी रेखाएं, लिखना यहां पर मैं चेंज पेन से लिख देता हूं, वे दो सीधी रेखाएं जिन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर एक दूसरे से कभी नहीं मिले, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। वे दो सीधी रेखाएं जिन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाने पर एक दूसरे से कभी नहीं मिले, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसका यदि चित्र हम देखें तो क्या होगा, इस प्रकार की ये दो रेखाएं हो गई। इसको नाम दे दें हम ए बी और इसको नाम दे दें हम पी क्यू। ठीक है, तो ये लिखाती हैं, इनको लिखने का तरीका होता है ए बी समांतर है पी क्यू के। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। ये हमारा हो गया समांतर रेखाएं। अब अगला है, इसमें अगला है लंब रेखाएं। क्या है, लंब रेखाएं। इसको आप नोट कर लें, इसको मैं रब कर देता हूं। सेकंड नंबर का टॉपिक है लंब रेखाएं। यहां लिखते हैं। नंबर 2 का टॉपिक जो है वह है लंब रेखाएं। लंब रेखाओं को क्या करना है, वे दो सीधी रेखाएं, वे दो सीधी रेखाएं जिनके मध्य का कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात समकोण हो, परस्पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। परस्पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, किस प्रकार का होगा लंब, इस प्रकार का होगा। ठीक है, कोई एक AB रेखा है, उसके ऊपर CD रखी हुई है, ये जो कोण है वो 90 डिग्री का हो जाता है।
तो ये आपकी एक दूसरे पर लंब होती हैं। इनको कैसे दर्शाते हैं? इनको दर्शाते हैं AB पर लंब है CD। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। नंबर 2 परिभाषा हो गई हमारी। नंबर 3 परिभाषा है रेखाखंड। नंबर 3 परिभाषा है रेखाखंड। इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं और हम लिखते हैं हम रेखाखंड। नंबर 3 है रेखाखंड। रेखाखंड देखते हैं। रेखाखंड है किसी सीधी रेखा के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी है। डायरेक्ट बोलो आप, किन्हीं दो बिंदुओं के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी रेखा खंड कहलाती है। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? रेखाखंड। जैसे एक बिंदु ये A है, एक बिंदु ये B है, इन दोनों को मिलाने वाली जो दूरी है वह क्या है? रेखाखंड है। ठीक है, आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। आप क्रमशः इनको नोट जरूर करते जाइएगा। आगे चलते हैं। रेखाखंड के बाद चौथा नंबर है हमारा वृत्त की त्रिज्या। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। आइए हम वृत्त की त्रिज्या को कैसे समझते हैं। चौथा है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारी? वृत्त की त्रिज्या है किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि के किसी बिंदु की दूरी उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। यहां पर एक कोई वृत्त है, ओ इसका केंद्र है। यहां से यहां तक की जो दूरी है P यानी R जो है, ये हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती। ठीक है, तो यह आप नोट कर लें। चौथे नंबर की परिभाषा हमारी हो गई वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की आखिरी और परिभाषा आखिरी है 5वें नंबर की, जिसका नाम है वर्ग। जिसका नाम है वर्ग। तो आइए हम वर्ग का लिखते हैं। नंबर है 5। 5 में है वर्ग। वर्ग एक चतुर्भुज का रूप है। कल भी थोड़ा सा समझाया था नेक्स्ट क्लास में। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो
वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, एक हम बनाते हैं, मान लो ये बराबर लंबाई का ये वर्ग है, ये क्या है, ए बी सी डी। यहां लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में कुछ छोटी छोटी सी अवधारणाओं पर विचार करना है और उनको हल करना है। तो आइए हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। क्या लिखना है इनमें, थोड़ा थोड़ा सा लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 3 में पहला है दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ये कह रहे हैं कि दो ए और बी बिंदु कोई दिए हैं, तो सी ऐसा एक बिंदु है जो बीचों बीच उपस्थित होता है। इसका हल यदि हम देखें तो ये है, देखो आप हल डायग्राम यदि बनाएं तो ये तो एक ए बिंदु है यहाँ पे और ये तो एक बी बिंदु है, यहाँ पे है ए और बी बिंदु है। और हमें क्या करना है, सी एक बिंदु है जो बीच में स्थित होता है, यहाँ पे एक सी बिंदु है जो बीच में स्थित होता है। इसको अब सॉल्व करना है। अब देखते हैं इसका क्या लिख सकते हैं हम। इसको लिखेंगे यदि दो बिंदु ए और बी दिए गए हैं तो उनके बीच स्थित बिंदु सी होता है ना। हम लिखेंगे हल, यदि दो बिंदु ए व बी के बीच का बिंदु सी हो तो ए व बी के बीच का बिंदु सी हो तो सी होता है यदि ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी आ जाए तब ये बात सत्य होगी। यदि ये आ जाए तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ कम से कम एक ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा में स्थित नहीं है। क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अवधारणाएं अवरोधी है? ये दोनों में बताना है। ये पहला तो हमने लिख दिया, पहले में हम क्या लिखते, ऐसे अनेक अपरिभाषित शब्द हैं जिनकी जानकारी छात्र को होना चाहिए। ये संगत होते हैं क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों पर अध्ययन किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन यदि हम करते हैं तो देखते हैं यदि दो बिंदु ए और बी दिए हैं जो एक सीधी रेखा पर हैं, तब तो क्या हो गया ऐसा, और ए बी के मध्य स्थित नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि दो अलग अलग 3 अलग अलग हों बिंदु, 3 अलग, यदि ऐसे हों एक ही दिशा में हो तीनों, तब तो आंसर ये हो गया। नंबर 2 है 3 बिंदु अलग अलग हों, अलग हों, तब अलग अलग हों तो ऐसे होंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यदि हम देखें क्या बन जाएगा, ये त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? इसके लिए शर्त है ए सी प्लस सी बी बड़ा होगा ए बी से, यानी कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। इसका शर्त ये है, कोई भी दो भुजाओं का योग कैसा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा।
ठीक है, आज की क्लास में हमने इसके 3 प्रश्नों को हल किया है। इसको आप अच्छे से नोट करें, लिखें और याद करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।